बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चैप्टर को देखने जाएंगे दैट इज़ फ्लो कंट्रोल इन असेंबली, और इसके अंदर जिन चीज़ों को हम देखेंगे उनमें शामिल हैं इफ़ देन एल्स, व्हाइल लूपिंग और फॉर लूपिंग, कि हम इन तीनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने कोई कंडीशनल लूपिंग करनी हो तो आपको सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी पड़ती है दैट इज़ कंडीशन, कि क्या आपकी करंटली एक कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। क्योंकि अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तभी हम उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई कंडीशन को चेक करना हो कि वो फुलफिल हो रही है या नहीं, तो हमारे पास ये चार तरीक़ेकार मौजूद हैं। CMP इज कंपेयर, ये हम पॉजिटिव्स के लिए यूज करते हैं। इसको आप जो है हमारे पास दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं, और इस कंपैरिजन के नतीजे में हमारे पास N, Z, C और V, ये चार फ्लैग्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। इसी तरह CMN के अंदर जो है ये कंपेयर नेगेटिव है, इसके अंदर भी ये चार फ्लैग्स ही इफेक्ट होते हैं। जबकि टेस्ट इक्वलेंस और टेस्ट के केस में NZ, C के जो है ये तीन फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि जब भी आप ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके केस में जो रिजल्टेंट है वो सेव नहीं होगा, यानी दैट मीन्स के RN के अंदर कोई भी रिजल्ट आकर सेव नहीं होगा। ये सिर्फ इन दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करेगा, और कंपैरिजन के केस में इनके सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स इफेक्ट करेगा। इसके नतीजे में इन ऑपरेशन के सिलसिले में जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं CMP के केस में आप क्या करेंगे, आप दोनों ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका क्या रिजल्ट बचता है। ये जो रिजल्ट बनेगा ये रिजल्ट जो है वो सेव नहीं होगा, लेकिन इस रिजल्ट के केस में हमारे पास जो फ्लैग्स हैं जो कि हैं NZ, C और V, नेगेटिव, जीरो, कैरी एंड ओवरफ्लो, ये जरूर इफेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह जब आप CMN करते हैं, नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें आपके दोनों ऑपरेंड ऐड होते हैं। टेस्ट के केस में दोनों एंड होते हैं और टेस्ट इक्वलेंस के केस में दोनों के दोनों और होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लिखने के तरीकेकार क्या होगा, आप CMP जो कि इसका कीवर्ड है या जिसको आप इसका कह सकते हैं न्यूमेरिक, उसके बाद आपने दो अदद ऑपरेंड्स मेंशन करने हैं जिनके अंदर जो वैल्यू है वो कंपेयर होगी कि इसकी वैल्यू जो है क्या वो वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है या नहीं है। इसी तरह टेस्ट के केस में भी आप दो वैल्यूज दे सकते हैं, जो कि सेकंड वैल्यू जो है वो एक ऑपरेंड भी हो सकता है, सॉरी इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है, और एक रजिस्टर भी स्पेसिफाई हो सकता है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंपेयर है CMP, ये दो जो ऑपरेंड्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करता है, जबकि CMN जो है ये ऐड करता है। और इनके केस में जो चार फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं उनमें नेगेटिव, जीरो, कैरी और ओवरफ्लो है। अगर हम इनकी देखेंगे, जब हम इनको ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो देखने में किस तरह लगता है ऑपरेशन। आप सबसे पहले जब भी हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या हमें इन दोनों की वैल्यू इक्वल होने के ऊपर या स्मॉलर देन होने के ऊपर हमें क्या काम करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम एक कंपैरिजन की स्टेटमेंट लिखेंगे, CMP R1 कॉमा हैश 0, विच मीन्स कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या R1 की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर आपकी वैल्यू 0, अब इसके केस में जो आपके पास फ्लैग्स इफेक्ट होंगे उसकी बेस पे आप डिसीजन करेंगे। आपने जो अगली स्टेटमेंट लिखी कि अगर तो आपके कंपैरिजन के केस में आपका आंसर जो है वो लेस देन आ जाता है, LT इज फॉर लेस देन, तो आप RSB ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप अक्सर औकात जब इसके अंदर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आगे ब्रैकेट के आगे उसके अंदर कुछ लिखा होता है COND, ये बेसिकली कंडीशन होती है, ये ऑप्शनल है। इसके अंदर RSB के आगे भी एक कंडीशनल ऑप्शनल है, और आपने इस कंडीशन के अंदर जो अभी कंडीशन यूज की है दैट इज LT। दैट मीन्स कि अगर आपका कंपैरिजन के केस में आपका आंसर लेस देन इक्वल के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है तो आप
ये वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। RSB क्या है? RSB इज बेसिकली रिवर्स सब्ट्रैक्शन। रिवर्स सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जिसमें हम हमारे पास जो तरीकेकार है कि हम सबसे पहले डेस्टिनेशन लिखते हैं और उसके बाद हमारे सोर्सेज आते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर आप परफॉर्म करेंगे तो असल में होगा क्या कि बजाय ये कि ऑपरेंड जो आपका सोर्स वन है, दिस इज सोर्स वन एंड दिस वन इज सोर्स टू। तो अमूमी तौर पे ये होता है कि सोर्स वन में से सोर्स टू सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप RSB यूज करेंगे तो बजाय ये फंक्शन परफॉर्म होने के अब आपका जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो उलट होगा। दैट मीन्स कि आपका जो है सोर्स वन में से सोर्स टू माइनस होने के बजाय अब सोर्स टू में से सोर्स वन माइनस होगा। सो ये तरीकेकार आपने जो है वो परफॉर्म किया कि आपने सबसे पहले एक कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के केस में आपने एक फंक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट किया। इसी तरह हमारे पास जो दो और ऑपरेशन है दैट इज TST टेस्ट एंड TEQ विच इज टेस्ट फॉर इक्विवेलेंस। ये दोनों ऑपरेशन जो हैं ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो TST है ये बिट वाइज एंड का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये अगर आप खुद से कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहें आप एंड के थ्रू भी यही काम कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन स्टेटमेंट्स रन कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट सेव नहीं होता, बजाय ये कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो बिट वाइज एंड का ही परफॉर्म करेगा, लेकिन इन दिस केस आपके पास जो रिजल्ट है वो RN में सेव नहीं होगा और सिर्फ फ्लैग्स इफेक्ट होंगे। और इसके केस में जो हमारे पास जो फ्लैग्स इफेक्ट होंगे उनमें नेगेटिव, जीरो और कैरी है, जबकि इसमें वी फ्लैग जो है इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह जब आपने कोई डिसीजन लिया है तो हमारे पास जो है डिसीजन लेने के बाद हम कहीं पे जंप करके जा सकते हैं या हमें डिसीजन की बेस पे हमें कोई ना कोई एक एग्जीक्यूशन करनी होगी। हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं कि हम कोई एक पाथ की इंस्ट्रक्शंस को यूज करें, एग्जीक्यूट करें, या फिर हम दूसरे पाथ की जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। तो हमारे पास जो रास्ता है चूज करने के लिए हमारे पास चार तरीकेकार मौजूद हैं। ये इसी तरह ही है कि आप एक ट्री पे जा रहे हैं और आपने एक डिसीजन करते करते नीचे तक आ रहे हैं और एक पॉइंट के ऊपर आपने आके डिसीजन करना है और इस डिसीजन के एक जो है इफेक्ट जो है वो उसको लेफ्ट साइड पर लेके जा सकता है, जबकि इसकी यस के केस में आप इसके दूसरी साइड पर मूव कर जाएंगे। सो एट दिस पॉइंट आपने यस की तरफ जाना है या नो की तरफ जाना है, ये आपने जब मूव करवाना है तो दैट मीन्स कि आपने इनके लिए अलहदा अलहदा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है या इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, आपने जो अपनी फ्लो की डायरेक्शन है वो उसकी तरफ मोड़नी है, तो उसके लिए आपको ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आपको उन इंस्ट्रक्शंस की तरफ लेकर जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास चार किस्म की ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहली जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है दैट इज बी, और इसके अंदर जो ऑपरेंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक लेबल होता है। इसके अंदर ये कोई कंडीशन नहीं देखता और ये सिर्फ एग्जीक्यूशन करता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जबकि हमारे पास जो है इसके अलावा जो दूसरी है दैट इज BL, BLX और थर्ड वन इज योर BX। सो अब हम इनको चारों को देखते हैं, चारों हैं क्या। पहले तो हमने बताया बी और लेबल। लेबल आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर चार हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज योर लेबल, सेकंड वन इज योर ओप कोड या न्यूमेरिक, थर्ड वन इज
operands, and fourth one is your comment. अमूमी तौर पे लेबल और कमेंट ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह पर अपना कंट्रोल शिफ्ट करना हो तो हम लेबल की मदद को यूज करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस एड्रेस पर मौजूद है। तो जो ये एक डायनामिक हमें एड्रेसिंग प्रोवाइड कर देता है कि जब हम यहाँ पे लेबल को यूज कर लेते हैं तो हम जब डीअसेंबल करते हैं अपने कोड को तो वो ऑटोमेटिकली जिस लोकेशन के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है ये लेबल उसको आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद ये वाला जो एड्रेस है ये इस लेबल के साथ जो है एड्रेस जो है वो लेबल के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो BL लेबल है ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जिस तरह हम जानते हैं कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, लेट्स सी, जब भी हम अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, अगर हमारा प्रोग्राम काउंटर है तो वो इस एड्रेस की तरफ जो है वो पॉइंट करेगा जहां पे हमारी इंस्ट्रक्शन मौजूद है। लेकिन जैसे ही हम इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो रिसीव कर लेंगे हमारा प्रोग्राम काउंटर अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह जब हम BL की इंस्ट्रक्शन को जो है वो रिसीव कर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो उससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो जब हम BL लेबल के इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे तो बेसिकली आपके जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मौजूद है ये उस एड्रेस को लिंक रजिस्टर या जिसको हम R14 रजिस्टर भी कहते हैं उसके अंदर सेव करवा देगा। और जब ये इसको इसके अंदर सेव करवा देगा तो सेव करवाने के बाद आगे मौजूद BL के आगे जो लेबल मौजूद है ये उस लेबल के ऊपर जो है ये जंप कर जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब हमने इसकी एग्जीक्यूशन के बाद जहां पे हम अपनी एग्जीक्यूशन के बाद अगर हम वापस आना चाहें कि जहां से हम अपना कंट्रोल छोड़ कर गए थे तो हमारे पास वापसी का एड्रेस मौजूद होगा, और वो एड्रेस हमारे पास R14 रजिस्टर या जिसको हम लिंक रजिस्टर या LR रजिस्टर कहते हैं उसमें मौजूद होगा। इसी तरह हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन मौजूद है विच इज BXRM। जब हम BXRM को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें बेसिकली बताता है कि जो हमने BX के आगे रजिस्टर मेंशन किया हुआ है इस रजिस्टर के अंदर जो बेसिकली वैल्यू मौजूद है ये एक एड्रेस है, और हमने जो जंप करना है या हमने जो ब्रांच करना है वो हमने इस एड्रेस के ऊपर हमने ब्रांच कर कर जाना है, और हमने उसकी जिस एड्रेस के ऊपर हम जंप करके जाएंगे और या ब्रांच करके जाएंगे वहां से हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। इसी तरह हमारे पास जो चौथी इंस्ट्रक्शन मौजूद है दैट इज BLXRM। BLXRM क्या करता है कि ये जो है सबसे पहले तो चूंकि इसके अंदर आपको L भी नजर आ रहा है तो आपका जो लिंक रजिस्टर है उसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो सेव करवाएगा, और सेव करवाने के बाद ये जंप करके उस लोकेशन पर जाएगा जिसका एड्रेस आपके RM रजिस्टर में मेंशन्ड है, और वहां से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और लिंक रजिस्टर में चूंकि हम अपने एड्रेस सेव करवा कर जा रहे हैं सो दैट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम वापस आना चाहें तो हमारे पास वापसी का एड्रेस मौजूद होगा। ब्रांच विद लिंक की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अच्छा, दो तरीके कार हैं कि या तो आपने एक को हम कहते हैं जंप करके चले जाना, यानी एक हमने एग्जीक्यूशन कर लिया, एक डिसीजन कर लिया और उसके बाद हमने अपना काम करके यानी दूसरी साइड पर चले गए, या और दूसरी चीज है कि हमें जंप करके हम एक जगह पर जा रहे हैं वहां पे हमने एक एग्जीक्यूशन की है और उस एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने पर हम उससे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएंगे।
जिस तरह आप लोगों ने एक मिसाल के तौर पे आप लोग सी प्लस के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, उसमें ये है कि हम एक मेन फंक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं, और अगर हमने सपोज कोई एडिशन का फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम कुछ पैरामीटर जो हैं वो इस एडिशन के फंक्शन में पास ऑन करते हैं, और इससे अपना रिजल्ट लेने के बाद यहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, और इसके बाद जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी उनको मजीद एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर हमें यहाँ से इसमें जाना है तो हमारे पास इस लोकेशन का एड्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर हमें इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हमें वापस अपनी अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वापस आना है, तो हमें अपने पास वापसी का एड्रेस भी मौजूद होना चाहिए। इसलिए हम जब लिंकिंग यूज करते हैं तो लिंकिंग रजिस्टर हमें ये लिंक प्रोवाइड करता है कि जब हमें वापस आना है तो हमें किस लोकेशन पर वापस आना है। तो सबसे पहले चीज ये है कि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे 32 बिट हैं। सो दैट मीन्स कि अगर 32 बिट हैं तो जो इनका साइज हुआ वो इक्वल हो गया 4 बाइट के। हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है, चूंकि ये भी 32 बिट ही है और ये भी 4 बाइट ही कंसिस्ट करता है, और हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी 4 बाइट कंसिस्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली चूंकि प्रोग्राम काउंटर हमारी हर मर्तबा अगली आने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ऑक्यूपाई करता है, तो वो हर मर्तबा 4 का नया इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि हमारी एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स ले रही है और हमारी मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल है। तो 4 बाइट अगर वो एक इंस्ट्रक्शन कंज्यूम करेगी तो एक अगली इंस्ट्रक्शन को पिक करने के लिए हमें 4 का इंक्रीमेंट चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ये मेमोरी है और हमारी पॉइंट इसको कर रही है 1 2 3 4, सो 1 2 0 1 2 एंड 3, तो मुझे अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो 4 पर मिलेगी। और ये 4 पे हमें कैसे मिलेगी कि हम इसके अंदर हर मर्तबा जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर 4 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो जैसे ही हम 4 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम अगली इंस्ट्रक्शन के ऊपर पहुंचते जाएंगे। इसी तरह जब हमें कोई ब्रांच की इंस्ट्रक्शन मिली, लेट्स सपोज ये हमारे पास वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन थी, तो जब उसने हमें इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर हमारा इस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, और जब वो इस पोजीशन के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होगा तो हम इस लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव करवा देंगे अपने लिंक रजिस्टर के अंदर, ताकि जब हम अपने पास वापस आना चाहें तो हमारे पास वापसी का एड्रेस लिंक रजिस्टर में मौजूद हो। जब हमारे पास ये लिंक रजिस्टर के अंदर वैल्यू मौजूद है कि हमारी अगली इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पर मौजूद है, तो हम उसको रिट्रीव करके यूज कर सकते हैं, जिसका एक तरीकेकार ये है कि लिंक रजिस्टर की वैल्यू को हम वापस प्रोग्राम काउंटर में डालें तो हम उसी पोजीशन पर वापस पहुंच जाएंगे जहां से हम अपना जो है वो वर्किंग छोड़कर किसी सब रूटीन के ऊपर गए थे, और इस तरह हमारी जो है उस पोजीशन से वर्किंग दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। जो हम कंडीशन कोड्स लिखते हैं अमूमी तौर पे अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर, जो कि ऑप्शनल है, वो इस तरह के हमें नजर आते हैं। EQ is for equal, NE is for not equal, CS is for carry set, या अनसाइंड के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि हायर और सेम, CC क्लियर कैरी, या आप इसको भी कह सकते हैं कि अनसाइंड लोअर। ये माइनस के लिए यूज होता है, ये प्लस के लिए यूज होता है, ये हमारे पास ओवरफ्लो को की वैल्यू को सेट करने के लिए, ओवरफ्लो को क्लियर करने के लिए, एंड दिस एंड दैट। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम जो हमारे फंक्शंस हैं, जो कंडीशनल कोड्स हैं, ये तमाम के तमाम किन्हीं फ्लैग्स की बेस के ऊपर हमें ये डिसीजंस दे रहे होते हैं। तो वो हमारे पास कौन से फ्लैग्स हैं, अगर हमारे पास z का फ्लैग या 0 का फ्लैग इक्वल टू 1 हो जाए तो इस दैट मीन्स है कि अगर हमने अपनी इंस्ट्रक्शन के आगे इक्वल लिखा है तो वो इस फ्लैग को चेक करेगा। अगर z की वैल्यू 1 हुई तो वो कहेगा ये वैल्यू इक्वल टू हो गई है।
इसी तरह अगर मुझे नॉट इक्वल टू देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा क्या जीरो की फ्लैग की वैल्यू जीरो है। अगर जीरो है तो दैट मीन्स कि जब हमने कंपेयर किया या हमने टेस्ट की उसके केस में हमारे पास वैल्यू जीरो नहीं होती, या हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं या दोनों ऑपरेंड जिनको हमने चेक किया है वो दोनों आपस में बराबर नहीं हुए। ये तमाम चीज़ें हमारे पास वक्तन फवक्तन जो है वो यूज़ होती हैं। सवाए इसके ए एल को हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम कंडीशन कोड ना भी लिखें तब भी हमारी एक जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इसके आगे जो है वो फ्लैग्स की टेस्टिंग चेक नहीं हो रही, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए एल लिखें या ना लिखें बाय डिफ़ॉल्ट ए एल ही होता है कंडीशन कोड। सो अगर आपका कंडीशनल कोड चूंकि ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपकी जो है इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें कि क्या मेरे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेंगे, कंपेयर R0, R1। दैट मीन्स कि हमने दो ऑपरेंड्स को चेक किया कि क्या ये दोनों वैल्यूज जो हैं जब कंपैरिजन करने पे हमारे कौन कौन से फ्लैग्स को इफेक्ट करती हैं। तो चूंकि जब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं और साइंड ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के ऊपर हमारे पास दो फ्लैग्स जो हैं वो मेनली इफेक्ट होंगे, दैट इज योर नेगेटिव एंड ओवरफ्लो। जो हमारे ये दो फ्लैग्स जो इफेक्ट होंगे, इनकी बेस पे हमारा जो डिसीजन है वो हम देखेंगे कि हमारा डिसीजन जो है वो किस साइड पर मूव कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर मेरे पास नेगेटिव की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो जीरो हो और ओवरफ्लो भी हमारे पास जीरो हो, तो उसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ओवरफ्लो जनरेट नहीं हुआ, इम्प्लाइंग दैट के रिजल्ट हमारा करेक्ट है, लेकिन रिजल्ट जो है वो नॉन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव जो है वो का जो फ्लैग है वो जीरो आया है। अगर n इज इक्वल टू वन होता तो इसका मतलब था कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नंबर में आया है। चूंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो है तो रिजल्ट पॉजिटिव है, और ओवरफ्लो ना होने की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो भी करेक्ट है। सो दैट मीन्स कि चूंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर है, तो दैट मीन्स कि ये जो दो आपने यहाँ पर जो है ऑपरेंड्स मेंशन किए थे, इनका सब्ट्रैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो अगर हम इसको जो है वो इक्वलेंस इस पे अप्लाई करें, तो दैट मीन्स कि R0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू R1 है। इसी तरह अगर हम ये चेक करें कि हमारे पास जो ओवरफ्लो का फ्लैग है वो तो जीरो है, लेकिन नेगेटिव का फ्लैग जो है वो वन आ जाता है, सो दैट मीन्स कि हमारे पास ओवरफ्लो तो कोई जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिजल्ट करेक्ट है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव है। अगर ऐसा है तो हमारे पास R0 माइनस R1 जो है वो स्मॉलर देन जीरो होगा और नेगेटिव साइड पर एग्जिस्ट करेगा। इन दैट केस अगर हम इसकी इक्वलेंस बनाएंगे तो दैट मीन्स के R0 विल बी स्मॉलर देन R1। थर्ड कंडीशन जो है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे पास ओवरफ्लो जो है वो वन जनरेट होता है और हमारे पास n इज इक्वल टू जीरो ही रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ओवरफ्लो अकर कर गया है और जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट है। और चूंकि ये इनकरेक्ट है और नंबर जो है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो द रिजल्ट इज मिस्टेकनली रिपोर्टेड एज नॉन नेगेटिव एंड इन फैक्ट इट शुड बी नेगेटिव। सो चूंकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो गलत आया है, तो नंबर जो है वो और एक तो रिजल्ट गलत आया है और दूसरा जो है वो नंबर जो है वो, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बता रहा है कि नॉन नेगेटिव है, तो ये हमें गलत परसीव करवा रहा है। असल में ये नेगेटिव नंबर है। तो इसकी वजह से हम इसकी जो स्टेटमेंट है उनको इस तरह लिख सकते हैं कि R0 माइनस R1 इज स्मॉलर देन जीरो, और इसकी इक्वलेंस बनाने पे हमें पता लगेगा R0 जो है वो R1 से छोटा है।
इसी तरह अगर हमारे पास r n इज इक्वल टू 1 हो जाए और v इज इक्वल टू 1 रहे, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा कि एक तो हमारे पास जवाब जो है वो गलत आया है, दूसरा उसने जो रिपोर्ट किया है कि नंबर नेगेटिव है ये भी गलत है, और जबकि नेगेटिव के बजाय नंबर आपका नॉन नेगेटिव है। सो इन दैट केस के हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी दैट इज r0 माइनस r1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसके इक्वलेंस में हमारे पास जो r0 है वो बड़ा है या बराबर है r1 के। सो इससे हमें ये फैसला हुआ कि अगर हमारे पास n और v अगर दोनों बराबर हों तो हमारे पास जो है जो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी वो ये होगी कि हमारे पास जो नंबर है वो या तो बड़ा है या इक्वल है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन दोनों सेम एग्जिस्ट कर रही हैं। जबकि अदरवाइज अगर n और v हमारे पास अगर बराबर नहीं होते तो हमारा जो नंबर है वो लेस देन इक्वल बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा, सॉरी, लेस देन बन जाएगा, बजाय ये कि ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। अब हम देखते हैं कि साइंड और अनसाइंड के अंदर जो है हमारे पास जो नंबर हैं या हमारे पास जो कंडीशन कोड हैं उनको हम जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास कंपैरिजन करना हो इक्वल का, तो चाहे नंबर साइंड हो या अनसाइंड, तो हमारे पास जो कंडीशन कोड है वो सेम है। इसी तरह नॉट इक्वल के केस में भी हमारे पास जो कंडीशन कोड है वो सेम है। लेकिन अगर हम देखेंगे ग्रेटर देन, तो साइंड नंबर के लिए हम जो यूज करते हैं कंडीशन कोड दैट इज GT, जबकि अनसाइंड के केस में हम हाई या HI को यूज करते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करना हो तो साइंड के केस में हम GE यूज करते हैं, जबकि अनसाइंड के केस में हम HS यूज करते हैं विच इज हायर और सेम। इसी तरह अगर हमने स्मॉलर के लिए देखना हो तो लेस देन LT यूज होता है साइन के लिए, जबकि LO जो है वो हमारे पास लोअर जो है वो यूज होता है फॉर अनसाइंड। इसी तरह अगर हमने देखना हो कि लेस देन इक्वल टू, तो हम LE जो है वो साइंड के केस में यूज करते हैं, जबकि अनसाइंड के केस में हम HS यूज करते हैं। और जब हमने इसको कंपैरिजन के लिए या हमने ब्रांचिंग के लिए यूज करना हो तो हमने, चूंकि इसके लिए पहले जरूरी है कि हम अपनी कंडीशन को जरूर चेक कर लें। सो दैट मीन्स कि हम पहले एक कंपेयर या टेस्ट इनकी स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रांच को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे फ्लैग्स को अफेक्ट करेंगी, और उन फ्लैग्स की वैल्यू की बेस के ऊपर ये कंडीशन कोड जो है वो हमारी इस ब्रांचिंग को इफेक्ट में लाएंगे। तो अगर हमने ब्रांच करना हो इन केस के हमारे पास जो टेस्ट या कंपेयर का रिजल्ट आया है उसके ऊपर अगर हम देखें कि अगर जो दो ऑपरेंड्स है उनकी वैल्यू इक्वल है, तो हम लिखेंगे BEQ साइंड के केस में, और इसी तरह BEQ फॉर अनसाइंड। अगर हमें देखना हो नॉट इक्वल का चेक करना हो तो उसके लिए BNE यूज करेंगे। इसी तरह अगर मुझे ग्रेटर देन देखना हो तो BGT ब्रांच इफ ग्रेटर, या BHI फॉर अनसाइंड विच इज ब्रांच इफ हायर, तो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें देखना हो ग्रेटर देन इक्वल टू, सो हम BGE यूज कर सकते हैं फॉर साइंड वैल्यू, या BHS फॉर अनसाइंड वैल्यू। और this continues with the other two operations which is smaller than and smaller than equal to। जब हम ब्रांच की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं, एक को हम कहते हैं अनकंडीशनल ब्रांचिंग और दूसरी ब्रांच को हम कहते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग।
जो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है, इसके लिए हमें किसी कंपेयर या टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती और हम डायरेक्टली लेबल के ऊपर जंप कर सकते हैं। जबकि हमें कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए जो है वो चेक करना पड़ता है कि क्या हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर हमें अनकंडीशनल ब्रांच लिखना हो तो डायरेक्टली हम बी को लिखेंगे और आगे हम एक लेबल मेंशन कर देंगे और वो डायरेक्टली उस लेबल के ऊपर जंप कर जाएगा। जबकि हम जब कंडीशनल ब्रांचिंग की बात कर रहे होंगे तो बी के आगे हम एक कंडीशन लगाएंगे, जस्ट लाइक इक्वल, नॉट इक्वल, सेम और हायर। तो ये जब हम ये कंडीशनल कोड्स लगा देंगे इस ब्रांच के साथ तो वो हमारे फ्लैग्स की वैल्यू को चेक करेगा और अगर वो फ्लैग्स की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड हो रही होगी तो फिर वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या उस पर्टिकुलर लेबल के ऊपर जो है वो जंप कर जाएगा। लेट्स सी कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, द वन इज योर एफ 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 एंड एफ एफ और दूसरा हमारे पास जो है वो वन नंबर है और हमें ये चीज चेक करनी हो कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले जो सवाल ये उठता है कि क्या ये दो नंबर जो हैं ये जो है एक साइंड नंबर है या ये अनसाइंड नंबर है। सो दैट मीन्स कि ये आइदर साइंड है या अनसाइंड है। क्योंकि क्लियरली अगर हम इसको देखें कि ये एक साइंड नंबर है तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाएगी। वो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेगा। लेकिन अगर इसकी जो वैल्यू है वो एक अनसाइंड नंबर है विच इज लाइक दिस, तो फिर डेफिनेटली अगर हम ये बात करें कि एक ये साइंड नंबर थे तो डेफिनेटली -1 या ये वाला नंबर जो है ये स्मॉलर है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो नंबर हैं दोनों जो रेड में मेंशन्ड हैं, ये दोनों नंबर अगर अनसाइंड हैं तो फिर क्या होगा। तो अगर ये दोनों अनसाइंड हैं तो डेफिनेटली ये नंबर एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली ये नंबर लार्जर है। तो फिर हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा बीइंग जो है प्रोग्रामर, कि हम इस चीज को चेक करें कि क्या हमारे पास ये जो नंबर थे ये साइंड थे या अनसाइंड थे। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हो कि जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, तो हमें सी के अंदर तो डायरेक्टली लव्स यूज करते हैं जब हम डिक्लेरेशन देते हैं कि क्या हमारा जो ये इंटीजर है ये साइंड है या ये अनसाइंड इंटीजर है। साइंड के केस में ये ऑटोमेटिक वैल्यू जो है ये -1 बन जाएगी और जो है हम इसको ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि हम अनसाइंड के केस में हमारे पास डायरेक्टली ये वैल्यू चूंकि ऑलरेडी अनसाइंड है, तो अगर हम यहाँ पे एफ 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 ये नंबर पूरा अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर एक काफी बड़ा नंबर बन जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं असेंबली के अंदर तो हमें वहां पे डिसाइड करने के लिए बीइंग अ प्रोग्रामर हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं। क्या ये नंबर जो है ये साइंड है या अनसाइंड है। और हम जब हमें ये पता होगा कि ये साइंड नंबर है तो हम उसके लिए जो ब्रांचिंग यूज करेंगे वो LE यूज करेंगे या इसकी कोई इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करेंगे जो कि हम साइंड के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर ये अनसाइंड नंबर हुआ तो हम LE विच इज लेस देन इक्वल टू इसको यूज करने के बजाय BLS यूज करेंगे विच इज लेस और सेम या लोअर और सेम, जो कि अनसाइंड के लिए यूज होता है।
सो इन दैट केस आपने देखा क्या कि सबसे पहले हमने इन दो नंबर्स को कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमने चेक किया कि क्या ब्रांच जो है वो ये ब्रांच करेगा, और वो चेक करेगा कि कब करेगा ये ब्रांच, जब ये लोअर हो वैल्यू या लेस देन हो, और ये कहाँ पे करेगा, वो इस लेबल के ऊपर जंप कर जाएगा। जबकि जो अनसाइंड के केस के अंदर वो इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद ब्रांच करेगा यूजिंग LS कंडीशन कोड विच इज लोअर और सेम, और उसके ऊपर जो है अगर तुम्हारा डिसीजन ये कंडीशन कोड जो है वो वेरीफाइड होने के बाद बताता है कि वाकई वैल्यू लोअर है, तो फिर हम इस पर्टिकुलर जो लेबल है उसके ऊपर जंप कर जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने कोई कंडीशनल वर्किंग करनी है, कि अगर हमारी कोई एक स्टेटमेंट, इफ देयर इज अ स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो उस कंडीशन के ऊपर हम अपनी एग्जीक्यूशन हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो है एक इफ स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो a की वैल्यू जो है अगर तो वो 0 से छोटी है, तो फिर हम a को इक्वल करेंगे 0 माइनस a से, और इसके बाद जो हमारी x है उसको हम x+1 कर देंगे। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाए तो वो इस किस्म का होगा कि हम सबसे पहले तो कंडीशन को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है ट्रू की फॉर्म में या नहीं। तो अगर तो a जो है वो स्मॉलर देन 0 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये डायरेक्टली x+1 को x में स्टोर करवाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है ये ट्रू है और हमारा a की वैल्यू जो है वो a से 0 से स्मॉलर है, तो फिर हम करेंगे कि a के अंदर जो है स्टोर करवाएंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग a फ्रॉम 0। सो एक तो लिखने का तरीकेकार ये है कि एक तो हमें a और x दोनों को जो है वो रजिस्टर्स में लेके आना पड़ेगा, तो हम इन दोनों वैल्यूज को जो है अपने रजिस्टर्स में सेव करवाते हैं, और हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि क्या हमारे पास जो है R1 की वैल्यू जो है वो 0 के मुताबिकत में क्या रेफर करती है, क्या वो फ्लैग्स कौन से इफेक्ट करती है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने करना क्या है। जब हमने कंपैरिजन कर लिया तो उसके बाद हमने देखा क्या ये वैल्यू 0 से छोटी थी, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट। फिर यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉलर की, तो यहाँ पे हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू। आप उसको क्योंकि स्टेटमेंट लिखने का अंदाज हर बंदे के लिए चेंज हो सकता है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए यूज किया है क्योंकि ये डायरेक्टली उसके बाद अपनी कंडीशन को एंड कर देगा। लेकिन अगर आप इसको जो है यानी हम इसको ये देखें कि हमने बजाय ये कि इसको इस तरीके से रन करने के, हमने इसको इस तरीके से रन किया है इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये चेक हुआ है कि क्या आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर तो हमारे पास ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाली एग्जीक्यूशन तो उसी वक्त होगी जब a स्मॉलर देन 0 होगा। तो अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू एग्जिस्ट करती है तो फिर हम खाली x के अंदर जो है वो 1 ऐड करेंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि R2 के अंदर चूंकि x की वैल्यू मौजूद है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बाईपास करके इस पोजीशन पर आएंगे और एंड इफ को वाले लेबल को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके आगे आप सिर्फ x इज इक्वल टू x+1 कर रहे हैं, और जो है हम दूसरी कंडीशन जो है इसको बाईपास कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, तो फिर हम बजाय हम चेक करेंगे कि अगर वो ग्रेटर देन नहीं था, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और ये वाला पाथ हमें ये कहता है कि सबसे पहले आप RSB R1 R1 0 करें।
हमने आर एस बी क्यों यूज किया, क्योंकि ये एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट मौजूद है देन व्हाई यूजिंग रिवर्स सब्ट्रैक्शन। आप यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि आपके पास ए इज इक्वल टू 0 माइनस ए है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 0 नहीं है, जबकि हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो इमीडिएट ऑपरेंट है वो लास्ट में रखते हैं। तो चूंकि ये हमने इसको रिवर्स करना है और इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे आरएसबी को यूज कर रहे हैं। इसी सेम सिनेरियो को अगर हम दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहें कि हमने ये देखना है कि लेस देन इक्वल टू को ही इंप्लीमेंट करना है, तो तरीकेकार ये है कि यहाँ तक तो हमारा काम सारा सेम है। उसके बाद ये आ गया कि हमने चेक किया कि क्या हमारे पास ये कंडीशन कोड आगे लगा हुआ है एलटी, कि अगर तक कंपैरिजन के केस में जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू आ जाती, सॉरी लेस देन आ जाती है, तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी। लेकिन कब? जब हमारे कंडीशन कोड फुलफिल होता है या हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। और वो कंडीशन क्या है कि कंपैरिजन के केस में हमें पता चले कि ए की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। सो अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आर एस बी रन करेगा। और रन करने के केस में वो ए के अंदर आर एस बी को हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि हम आर एस बी को क्यों कर रहे हैं रिगार्डिंग बजाय ये कि हम सब्ट्रैक्शन यूज करें, हम आर एस बी क्यों यूज कर रहे हैं उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई। तो अब यहाँ पे आप आर एस बी को यूज करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ उस केस में रन करेगी कि अगर ये लेस देन एग्जिस्ट करता है। अगर ये लेस देन नहीं होगा तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेगी और डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को रन कर दिया जाएगा। ऊपर वाली क्यों नहीं रन करेगी? क्योंकि उसके अंदर कंडीशन मेंशन है, ये कंडीशनल आरएसबी परफॉर्म होगी वरना नहीं होगी। इसी तरह हम कंपाउंड एक्सप्रेशंस भी हम सी प्लस के अंदर अक्सर यूज करते हैं कि हमारे पास हमने एक काम परफॉर्म करना है लेकिन उसके लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। या आप कह सकते हैं कि आपकी एक वैल्यू है वो एक्स से छोटी है और एक्स जो है वो 25 से बड़ा भी है। तो इस तरह के जब आपके पास एक्सप्रेशंस हों तब आप जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि या तो आप दो के अंदर जो है वो एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं या और ऑपरेटर लगा रहे हैं या कुछ और किस्म के ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आप वो जो है दोनों चीजें यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर आपने इसकी कंडीशन को चेक किया है और आप उसके बाद सेकंड कंडीशन को भी दोबारा चेक कर लें और उसके बाद आप सेकंड की जो है वो बेस के ऊपर आप जो है वो अपनी जो है जो स्टेटमेंट है उसको रन करवा दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या वैल्यू 20 से छोटी है। आपने कंपैरिजन किया R0 को 20 से और चेक किया कि क्या हमारे पास लेस देन 20 है। अगर तो लेस देन 20 है तो a इज इक्वल टू 1 कर दें। लेकिन अगर आपने फिर दूसरी स्टेटमेंट चेक की R0 25 के ऊपर कि क्या इसका आंसर क्या आता है और उस पर देखा है कि क्या ये वैल्यू छोटी है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट आपने परफॉर्मेंस दी हुई है। एक काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीकेकार हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हम उसी पैटर्न के अंदर ही उसको यूज करें। जिस तरह हमने पहले भी देखा कि हमारे पास पिछली कंडीशंस के अंदर हमारे पास दो इम्प्लीमेंटेशन है, हम उसको लेस देन इक्वल टू के तौर पे भी हमने चेक कर सकते थे और हमने ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करते हुए भी उसको परफॉर्म करवा के देख लिया। तो ये हमारे पास मेनली हमारे बीइंग अ प्रोग्रामर ये एक प्रोग्रामर की कैपेबिलिटी है कि वो कौन सी चीज को यूज करता है, वो लेस देन की कंडीशन को यूज करता है या वो ग्रेटर देन की इक्वेशन को यूज करता है। सो इस आप सिनेरियो में देखें यहाँ पे जो आपने सेकंड स्टेटमेंट कंपैरिजन की है उसके केस में आप चेक करें क्या ये लेस देन है। अगर तो लेस देन है तो बजाय ये इसको एग्जीक्यूट करे वो डायरेक्टली तीसरे को
प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ चला गया है, एंड इफ की तरफ चला गया है। लेकिन अगर ये लेस देन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ए इज इक्वल टू 1 को ऑटोमेटिकली रन कर देगा, क्योंकि ये उससे अगली इंस्ट्रक्शन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन मौजूद होता है विच इज इफ देन एल्स, या हम जिसको हम इफ एल्स कहते हैं। इफ एल्स के अंदर यह है कि अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन की कंडीशन जो है वो फुलफिल करती है तो हम उसके अगेंस्ट एक जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे पास जो है वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो हम किसी और कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो इसका अगर आप फ्लो चार्ट देखेंगे तो आप सबसे पहले डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि क्या आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इस इन दैट केस आप b इज इक्वल टू 3 करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप b इज इक्वल टू 3 के बजाय b इज इक्वल टू 4 कर देंगे। सो सबसे पहले जो आपके पास चीजें रिक्वायर्ड हैं दैट इज कि आपने दो रजिस्टर्स के अंदर a और b की वैल्यूज को स्टोर करवा लिया। अब जब आपने स्टोर करवा लिया या आपने अपने जो मेमोरी है वहां से आपने वैल्यूज लाके अपने रजिस्टर्स के अंदर सेव करवा लिया, तो आपने सबसे पहले कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन के नतीजे में आपके फ्लैग्स इफेक्ट होंगे। और इफेक्ट होने के बाद आपने अब चेक करना है कि क्या ये इक्वल टू 1 है या नहीं है। तो अगर तो ये इक्वल टू 1 नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि अगर आपकी बी एंड ई है नॉट इक्वल टू है तो आप एल्स पर चले जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर आपने चूंकि यहाँ पे एन ई को यूज किया है और आप एन ई को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद अगली स्टेटमेंट जो है वो रन करेगी। अगली स्टेटमेंट ये कहती है कि आपने बी के अंदर 3 को मूव करवा देना है। सो दैट मीन्स आप ये वाली साइड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह हम बी एन ई की जगह हम यहाँ पे बी ई को भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम अगर हम बी ई यूज कर रहे होंगे तो जो है एल्स को हम ऊपर ले जाएंगे और जो है इफ के अंदर जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है उसको हम नीचे ले आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर लूप है उसकी जो है वो हम असेंबली में उसको कैसे हम राइटिंग कर सकते हैं। अगर हम सी में देखें तो हमारे लूप के अंदर 3 पोर्शंस हैं। एक इनिशियल कंडीशन होती है, एक फाइनल कंडीशन है जो हमें टर्मिनेशन बताती है, और एक उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं जो हमें नंबर ऑफ टाइम जो है उसको दोबारा बार बार रन करने में उस लूप को हमें मदद देता है। सो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक तो हमें काउंटर जो है वो चाहिए जिसको हमने इंक्रीमेंट करना है और नंबर ऑफ टाइम्स उस लूप को चलाना है। और इस केस में चूंकि हम सम के अंदर जो है वो काउंटर की वैल्यू को ऐड करते जा रहे हैं तो हमें इनिशियली हमें सम की वैल्यू भी कोई एक जो है वो डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कि कहाँ पे हम सम को ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमने R1 को जो है वो सम डिक्लेयर किया है और R0 को हमने काउंटर डिक्लेयर किया है। और इन दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि हम इसको इंक्रीमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये कि आपने एडिशन क्या की है। जब आपका लूप चलेगा तो आपका जो काउंटर है वो भी ऐड होगा और आपकी सम की वैल्यू के अंदर आपकी जो है वो काउंटर की वैल्यू भी ऐड होगी। तो सबसे पहले तो आपके सम के अंदर काउंटर की वैल्यू ऐड हो रही है। तो आपके पास सम के अंदर काउंटर की वैल्यू ऐड हुई और आपका लूप जो है वो 1 इंक्रीमेंट कर गया। तो ये आपका जो था ये आपका काउंटर प्लस 1 हो गया। और जब आपका एक काउंटर प्लस 1 हो गया तो उसके बाद आप क्या चीज देखते हैं कि क्या आपकी टर्मिनेशन कंडीशन आ गई है या नहीं। तो आपने क्या किया, टर्मिनेशन कंडीशन के लिए चेक किया आपने काउंटर को अगेंस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर नंबर चूंकि यहाँ पे हम 10 मरतबा काउंटर चला रहे हैं तो हमने यहाँ पे 10 के साथ उसको कंपेयर कर लिया। क्या ये वैल्यू 10 हो गई? अगर तो वैल्यू
आपकी चूंकि ये इंक्रीमेंटिंग हो रही है काउंटर की, तो अभी तक चूंकि ये 10 को अगर तो पहुंच गई है तो फिर तो टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं हुई तो हमें इस लूप को दोबारा रिपीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक कंडीशन लगाई कि हम अगर तो ये जो हमने कंपैरिजन किया है, इसके केस में हमारी पास R0 की वैल्यू 10 से छोटी रहती है, तो जितनी देर तक ये छोटी रहेगी हमारे पास जो है वो यही दो काम जो है वो होते रहेंगे। तो इसलिए हमें चूंकि यही दो काम करवाने हैं कि एक इंक्रीमेंट करे काउंटर को और हमारे पास जो सम है उसके अंदर काउंटर की जो है वो एडिशन हो जाए, तो हम ये दोनों काम करेंगे। तो हमने जो पहली स्टेटमेंट लिखी है उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया है जिसका हमने यहाँ पे नाम रखा है लूप, और हमने BLT के आगे उस लेबल का नाम लिख दिया लूप। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आपका सिंटेक्स यहाँ पे आपने मेंशन किया है वो ही मेंशन आपने नीचे इंस्ट्रक्शन में करना है। इन दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए, तभी वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना ये इसको जो है वो पिक नहीं करेगा। अब ये सवाल होता है कि हमने जो है वो जो है अगर तो ये कंडीशन जो है वो जो है अगर ये लेस देन इक्वल टू नहीं रहता, दैट मीन्स कि हमारे पास R0 जो है वो भी 10 हो जाता है और जो हमारे पास चेकिंग वैल्यू है वो भी 10 है, तो फिर अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपके पास जो ये वाली कंडीशन है अब वो होल्ड नहीं करेगी। अगर वो होल्ड नहीं करेगी तो दैट मीन्स के BLT लूप जो है वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा विच इज एंड लूप, और यहाँ पे आपका लूप खत्म हो जाएगा। सो अब सवाल ये होता है कि मैंने यहाँ पे अभी तक बी चेक की बात क्यों नहीं की। और बी चेक अगर आप यहाँ पे नहीं भी लगाते तब भी आपका काम हो जाता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे बी चेक क्यों लगा है। बी चेक यहाँ पे इसलिए लगा है कि आपने स्टार्ट के अंदर भी तो चेक करना है कि जब आपके पास, जब आप लूप के अंदर एंटर हुए हो तो क्या आपके पास कंडीशन फुलफिल हो रही थी। अगर तो कंडीशन फुलफिल हो रही थी और आप डायरेक्टली आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी R0 की 10 हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली लूप जो है यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो ये आपका एक सेफ्टी फैक्टर भी हो जाता है कि आपने स्टार्ट के अंदर भी जो है वो आपने एक मतलब कंडीशन चेक कर ली और चेक करने के बाद लूप को आपने चलाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे अगर चूंकि आपने ऑलरेडी वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, तो आप बेशक यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को नहीं भी लगाएंगे तब भी आपकी वर्किंग जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगी। इसी की एक और इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है जिसको हम देखते हैं कि हमारे पास आई को भी हमने उसी तरह इनिशियलाइज किया और सम को भी उस तरह इनिशियलाइज किया। सबसे पहले हमने कंपेयर किया, जो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि हमने डायरेक्टली जो है यहाँ पे एक ब्रांच लगाई हुई थी और वो ब्रांच जो है हमारे पास नीचे कंपैरिजन की स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रहा था। तो बजाय ये कि अब हमने नीचे कंपैरिजन चेक करें, हमने ऊपर ही कंपैरिजन को चेक करना शुरू कर दिया और हमने चेक किया कि क्या काउंटर की वैल्यू 10 है। अगर तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है, या तो वो 10 हो गई है या उससे बड़ी वैल्यू हो गई है। अब ये बड़ी का है तो इसके हम बाद में बात करते हैं कि ग्रेटर देन की हम बात क्यों कर रहे हैं, हम लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं कर रहे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हमने कंपैरिजन किया क्या ये वैल्यू 10 है या उससे बिलो है। तो हमने देखा कि अभी तक तो स्टार्टिंग वैल्यूज हैं और हमारे पास R0 की वैल्यू 0 ही है। तो जब हम आगे जाएंगे तो हम जो है सम के अंदर आई को ऐड कर देंगे और आई को I+1 कर देंगे। जब हमने ये बात कर दी तो हम वापस लूप पे गए। क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है कि क्या ये वैल्यू 10 हुई कि नहीं। अब हमारे पास चूंकि 0 थी, अब ये वैल्यू 1 हो गई, तो अब हम यहाँ पे दोबारा वही काम करेंगे और ये हमारा लूप चलता जाएगा। 0 देन 1 देन 2 3 4 5। अच्छा, ये इंक्रीमेंट जो है ये नीचे हो रहा है, सो दैट मीन्स कि जब ये 9th लूप चलेगा, मैं यहाँ बात करता हूँ कि जब वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 9।
अब ये 9 वैल्यू हो गई है, तो हमने कंपैरिजन किया 9 इज स्मॉलर देन, तो ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो सम के अंदर ऐड हो जाएगा सम प्लस आई, और आई की वैल्यू क्या है 9, और ऐड होने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो आपने जैसे ही 10 किया और आपने यहाँ पे आके कंडीशन चेक की, तो अब चूंकि 10 हो गया है, तो अगर यहाँ पे 10 हो गया है तो 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, और आपकी जो है वो ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहे हैं, यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं। लेस देन इक्वल टू इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाएंगे तो वो तो आपकी पहली कंडीशन पे ही फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी वैल्यू 10 के बजाय 0 होगी तो ये वैल्यू 0 जो है वो 10 से स्मॉलर ही है, तो लेस देन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आप यहाँ पे इक्वल जो है वो भी लगा सकते हैं। सो आप इक्वल को यूज करते हुए भी इस लूप को फुलफिल करेंगे, कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वैल्यू दोनों बराबर होगी, 10 इज इक्वल टू 10, तो आपने बजाय ये कि इन दोनों को एग्जीक्यूट करें, आपने एंड लूप के ऊपर जंप कर दिया। सो ये आपका एक और तरीकेकार है, और ये खाली ये दो तरीकेकार ही नहीं है जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर प्रोग्रामर के पास एक अपना राइटिंग पैटर्न होता है, और आपकी अपनी एक थिंकिंग का लेवल होता है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देखते हैं और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपना एक पैटर्न यूज करते हैं, और उसके तहत आप किसी और तरीके से भी इसको, इसी मेन फंक्शन को जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने एक और चीज बात की थी कि हमारे पास PSR होता है जिसको हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें मौजूद हैं, जिनके अंदर हमारे पास फ्लैग्स हैं, जो कि जिसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज NZCV, नेगेटिव, जीरो, कैरी, ओवरफ्लो, सैचुरेशन, और T इज फॉर योर थंब स्टेट फ्लैग, और IT इज फॉर योर इफ देन बिट्स, ये हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज एक लेक्चर में पहले भी बताई थी कि ये जो हमारे पास XPSR है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली मल्टीपल जो हैं वो PSRs मौजूद होते हैं, जिनके अंदर आपकी एप्लीकेशन हो गई, इंटरप्ट हो गया, और आपके पास एग्जीक्यूशन PSR हो गया। तो हमारे पास ये तीनों PSR जो हैं वो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास ये ओवरलैपिंग्स नहीं हो रही। जब हम इंटरप्ट के बारे में काम कर रहे होंगे तो हमारे पास ये सेक्शन यूज हो रहा होगा, अगर हम किसी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन या APSR के फ्लैग बिट्स यूज हो रही होंगी, और अगर हम एग्जीक्यूशन में हैं तो एग्जीक्यूशन से रेलेवेंट हमारी जो बिट वैल्यूज हैं वो यूज हो रही होंगी। लेकिन जब आप इनको तमाम को करेंगे तो ये तीन अलहदा रजिस्टर्स नहीं है, है वो PSR ही, लेकिन इसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो अपने अपने स्पेशल पर्पसेस परफॉर्म करते हैं। और हम जब इन तीनों PSRs को, एप्लीकेशन PSR, इंटरप्ट PSR और एग्जीक्यूशन PSRs की वैल्यूज को और बिट्स को कंबाइन करते हैं तो हम एक ही रजिस्टर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं XPSR। और ये जो हमारे पास PSRs हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं उन फ्लैग्स की वैल्यूज को जिनको हम यूज करते हुए हम अपने कंडीशन कोड्स जो हैं या कंडीशन जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनके लिए हम इन फिजिक्स को जो है वो यूज करते हैं विद आवर कंडीशंस, और हम अपना जो है फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी वर्किंग परफॉर्म करनी हो, जिस तरह यहाँ पे है कि हमने एडिशन करनी है, तो और हमने कंडीशनल एडिशन करनी है, तो अगर हम इससे पहले कोई कंडीशन लगा देते हैं, लेट्स से CMP R1 R3 R1, और उसके बाद हम ये लगाते हैं ऐड EQ, तो हम एडिशन करेंगे अगर हमारे पास जो ये दोनों वैल्यूज थी वो इक्वल है।
सो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो हम जो है वो ये वाली एडिशन परफॉर्म कर रहे होंगे, या अगर ये वैल्यूज दोनों अनइक्वल हैं तब हम ये वाला परफॉर्म कर सकते हैं। हम इस कंपैरिजन की बेस के ऊपर एडिशन कर सकते हैं, और सो दैट मींस कि अगर ये वाले कंडीशन कोड्स ई क्यू एन क्यू एच एस एल ओ एम आई पी एल, ये अगर कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी तो हमारा ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये परफॉर्म या ये इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। सो दैट मीन्स कि मुझे अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए लाजमी है कि मेरे पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हों, तभी मेरा Z फ्लैग जो है वो 1 होगा और मैं ये वाली कंडीशन जो है या इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। इसकी मिसाल भी हम देख सकते हैं कि अगर मुझे, जिस तरह अभी हमने पहले इफ एल्स देखा था, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन का और तरीकेकार भी हो सकता है कि अगर मुझे चेक करना है कि अगर मेरे पास वैल्यू ए की वैल्यू 0 से कम है तब वो y के अंदर -1 डाले, वरना y के अंदर 1 डाल दे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक रजिस्टर लिया R0 और उसके अंदर हमने a की वैल्यू को डाला और उसको कंपैरिजन कर दिया। अब कंपैरिजन में हमें पता लगा कि अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो लेस देन होगी या डेफिनेटली इक्वल टू हो सकती है। अब यहाँ पे चूंकि हम यूज कर रहे हैं लेस देन और इक्वल टू, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया मूव एल ई। तो मूव एल ई क्या करेगा, मूव एल ई लेस देन इक्वल टू को चेक करेगा कि इसके केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन आई या नहीं आई। अगर तो लेस देन आई तो आपके पास जो R1 रजिस्टर है जिसके हमने y की वैल्यू को स्टोर करवाया है उसके अंदर -1 को जो है वो स्टोर करवा देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपकी वैल्यू जो है वो जीरो के बजाय के जीरो होने के या जीरो से कम होने के बजाय ग्रेटर देन है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जब हम अगली स्टेटमेंट लिख रहे हैं मूव जी टी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और मूव एल ई जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो आप यहाँ पे एक कंडीशन की बेस पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रन करवा रहे हैं जो कि उस कंडीशन के ऊपर जो है वो फुलफिल करेंगे जिनके फ्लैग्स आपकी इस कंपैरिजन की स्टेटमेंट ने इफेक्ट किए हैं। सो इस केस में आपको इफेक्ट की बेस पे हम दो डिसीजंस ले रहे हैं, लेस देन है तो ये वाली एग्जीक्यूट करो, अगर ग्रेटर देन है तो इसको एग्जीक्यूट करो। सो जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो ये नहीं होगी, और अगर ये वाली हो रही होगी तो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह अगर ये वाली स्टेटमेंट जो है अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जाएं, कि अगर हम बात करें कि हमारे पास लेट मी रब इट फर्स्ट, कि सपोज अब मेरे पास कंडीशन हो जाती है कि इफ ए इज इक्वल टू 1, या फिर ए इज इक्वल टू 7, या फिर तीसरी कंडीशन है कि या तीसरी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हो ए इज इक्वल टू 11। सो इन दैट केस आपकी जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, और नहीं तो आप जो है वो y को जो है वो कर दें -1। सो इन दैट केस मैं अगर अपनी जगह को बचाना चाहूँ मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इसको इस तरह रहने देते हैं। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम जिस तरह हमने यहाँ पे मूव के लिए जो है वो कंडीशनल यूज की, हम कंपैरिजन भी कंडीशनल कर सकते हैं कि अगर या तो कंपैरिजन हमारा ये है कि जी सी एम पी हमने कंपैरिजन कर लिया कि R0 जो है वो 1 के इक्वल हो जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा जो कंपेयर है वो अगर ये नॉट इक्वल है, यानी अगर तो ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ये एन ई हमें क्या बताएगा, नॉट इक्वल, कि अगर ये पहले वाला जो कंपैरिजन है ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं था, तो फिर अगला कंपैरिजन हम करेंगे कि R0 जो है वो इक्वल है कि नहीं उसके लिए
7 के लिए, सॉरी। अब हम अगली कंडीशन चेक करेंगे, कंपेयर कब, जब पिछली कंडीशन नॉट इक्वल हो जाएगी। तो हम इस कंपैरिजन को चेक कर लेंगे, और इसके केस में अब तीसरी कंडीशन भी हम लगा लेते हैं, सी एम पी, और अगर ये भी नॉट इक्वल हो जाती है तो हम लगा देंगे R0 कॉमा #11। तो अब हम ये तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर ये इक्वल होती है कि नहीं होती। सो अगर ये पहली दो ये वाली इक्वल हो जाती है तो ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होती तो फिर ये हम चेक कर लेंगे। अगर ये भी R0 जो है वो 7 के इक्वल नहीं होता तो हम तीसरी कंडीशन ये भी चेक कर सकते हैं कि जो है वो 11 के इक्वल है या नहीं है। सो ये दोनों कंडीशन उस वक्त तक रन नहीं करेंगी जब तक ये इसका फैसला नहीं होता। इसका फैसला होगा कि ये नॉट इक्वल है, यानी R जो है या R0 चूंकि A है, अगर ए 1 है तो यही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तब ये एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि इसके आगे हमने कंडीशन कोड NE लगाया हुआ है। और इसीलिए अगर ये वाली कंडीशन जो है, अगली आप देखें कंडीशन के आगे भी NE लगा हुआ है, दैट मीन्स कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये वाली कंडीशन भी रन नहीं करेगी। सो इन तीनों में से एक वक्त में एक ही कंडीशन को रन कर रही होगी। आप इन तीनों में से जब कोई कंडीशन रन करेगी तो उसके अगेंस्ट आपका फ्लैग्स इफेक्ट हो जाएंगे, और जो भी इन तीनों में से रन करेगी वो आपके फ्लैग्स को इफेक्ट कर देगी, और उन बेसिस के ऊपर आप ये दोनों कंडीशंस को जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। कि दैट मीन्स के जो आपके फ्लैग्स इफेक्ट हुए हैं, अब अगर चूंकि वो लेस देन इक्वल टू है तो आप ये वाला यूज कर लें, या ग्रेटर देन है तो आप ये वाला यूज कर लें, या इन दैट केस चूंकि हम यहाँ पे लेस देन नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे इक्वल टू कर रहे थे, तो इक्वल टू के लिए हम यहाँ पे कर देंगे LE की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे EQ, मूव EQ, और R1 इज इक्वल टू -1। और अगर हम मूव GT लिख देते हैं, या सॉरी यहाँ पे GT भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू जो है अगर नहीं होता तो फिर आपकी ये वाली कंडीशन रन कर जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से भी मल्टीपल केसेस के अंदर भी आप उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका तो हमारे पास तरीका मौजूद है ही, जिसे हमने पहले देखा था थोड़ी देर पहले, कि हमने पहले इसका कंपैरिजन करके देख लिया, और उसके केस में हमने देख लिया कि अगर वैल्यू छोटी है तो आपके जो है हम एक फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं, नहीं तो हम दूसरा फंक्शन जो है चेक कर लेते हैं। अगर ये एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर हम दूसरा जो है वो जो है ग्रेटर देन के केस में हम इसको परफॉर्म करवा लेंगे। तो दोनों तरीकेकार मौजूद हैं, या तो हम जिसना अभी मैंने पहले देखा आपको दिखाया कि अगर तीन कंडीशंस हमारे पास हैं तो पहली को CMP कर लें और बाकी दो को आप NE कर लें, तो तीनों में से एक वक्त में एक ही एग्जीक्यूट हो रही होगी, और आपकी जो एग्जीक्यूट हो जाएगी वो फ्लैग्स को अफेक्ट कर देगी। या फिर दूसरा तरीकेकार ये है कि आप पहली कंडीशन को जो है वो कंपेयर कर लें, और उसके बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपनी स्टेटमेंट को रन कर लें, और फिर आप दूसरी कंडीशन को चेक कर लें, और उसके बाद उसके ऊपर अगर वो ट्रू होती है तब आप इसको एग्जीक्यूट करवा लें, और अगर इस तरह अगर तीसरी इंस्ट्रक्शन या तीसरी कंडीशन मौजूद है उसको चेक कर लें, अगर वो ट्रू हो जाती है फिर इसको एग्जीक्यूट करवा लें। तो एक तरीकेकार पिछली स्लाइड पे आपने देखा है, और ये दूसरा तरीकेकार आपके पास ये भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एग्जांपल दी गई है, जिस तरह एक फंक्शन इम्प्लीमेंट किया हो। आप एक फंक्शन में आते हैं, कुछ वैल्यूज को लेके आते हैं, उसके ऊपर कोई वर्किंग परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद आप कोई वैल्यू जो है वो वापस भिजवाते हैं, और आप खुद भी या तो आप वैल्यू भिजवा रहे हैं, जब भिजवा रहे हैं नहीं भिजवा रहे, और आप अपना कंट्रोल जो है वापस अपना मेन फंक्शन की तरफ भी वापस शिफ्ट करते हैं। तो अगर यही चीज़ अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी हो कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, या आप लेके आए, आपने वैल्यूज को अब यहाँ पे चेक किया है, वो आपने चेक किया है कि क्या x प्लस वाई जो है, जो आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आपकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो जाती है या 0 से छोटी हो जाती है। अगर तो ये वैल्यू 0 से छोटी है तो आप 0 रिटर्न कर दें, नहीं तो आप 1 को जो है वो रिटर्न कर दें। तो आपने ये क्या किया कि आपने दो वेरिएबल्स x और y इन दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया, चूंकि आपने इसको ऐड s किया है
और एस जो है वो स्पेसिफाई करता है कि हमारे पास जो PSR के फ्लैग्स हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। तो आप चूंकि यहाँ पे फ्लैग्स को इफेक्ट करवा रहे हैं, तो अगर आप देखें BPL, आपने चेक किया है कि क्या रिजल्ट ऐड करने पे हमारे पास पॉजिटिव आता है। अगर तो पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स के जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो 1 है। क्यों? क्योंकि वो x प्लस वाई जो है वो 0 से बड़ा हो गया है, तो हमें रिटर्न क्या करना है 1। तो फिर आपने क्या किया, आपने उसको लेबल इसके ऊपर शिफ्ट किया जहाँ पे आपने जो वैल्यू है, अगर तो यहाँ पे आपने R1 भेज दिया, ये मेरे ख्याल में R की जगह हम इसको 0 1 कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कि हमने R0 के अंदर जो है वो 1 को स्टोर करवा दिया, लेकिन अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ना होती तो फिर हमारी ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूशन होनी थी वो R0 के अंदर जो है वो 0 जो है वो सेव हो जाना था। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपने चूंकि वापस, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ था रिटर्न, तो रिटर्न करने के लिए क्या जरूरी है, हमने पहले बात भी की कि जब हमने अपना कंट्रोल वापस पिछली कंडीशंस पे या पिछली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे लेके जाना हो जहां से हम अपना कंट्रोल शिफ्ट करके आए थे, तो वापस जाने के लिए हमें लिंक रजिस्टर के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है वो LR की वैल्यू जो कि एड्रेस है ऑफ दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां से आप ब्रांच करके आए हैं, उसको प्रोग्राम काउंटर में डालेंगे तो आप अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। तो या फिर दूसरा तरीके का आपके पास जो मौजूद है वो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास दूसरा तरीका लिखने का ये है कि आपने दो वैल्यूज को ऐड करवाया एक्स एंड वाई, ये आपके पास x आ गई और ये y आ गई, इन दोनों को ऐड करवाया है, s की वजह से आपने अपने फ्लैग्स इफेक्ट किए और आपने देखा कि क्या वैल्यू प्लस है या माइनस है। अगर तो वैल्यू आपकी जो है वो प्लस है, सो दैट मीन्स आपका एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो आपने R0 के अंदर आप 1 को ऐड करवा दिया, ओ सॉरी मूव करवा दिया, और अगर माइनस है तो आपने R0 के अंदर 0 ऐड करवा दिएगा। इसमें आप ये देखेंगे कि ये आपकी दोनों इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। उसकी वजह ये है कि या ये एग्जीक्यूट करेगी और अगर ये करेगी तो ये नहीं करेगी, और अगर आपकी ये नीचे वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी तो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास आगे कंडीशन कोड लगा हुआ है। जौन सा कंडीशन कोड सेटिस्फाइड होगा वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। और इस तरह आपकी जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जब उसने वापस जाना है, रिटर्न करना है कंट्रोल, तो आपने क्या किया, लिंक रजिस्टर की वैल्यू जो कि R14 के अंदर जो वैल्यू मौजूद है विच इज एड्रेस फॉर योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन रिटर्न, वो जो है आपने एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में डाला और आपने वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। इसी तरह हमारे पास दो और इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं, CBZ एंड CBNZ। आपने जो पहले कंपैरिजन किया वो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन भी हो जाता है, जिसमें आप पहले कंपैरिजन के अंदर दो वैल्यूज दो ऑपरेंड्स बताते हैं, इसमें आपने एक ही जो है वो ऑपरेंड बताना है और ये उसको ऑटोमेटिकली कंपेयर करेगा ही जीरो के साथ। सो CBZ दैट मीन्स कि वो उसको जीरो के साथ कंपैरिजन करेगा कि क्या जो है कंपैरिजन करने के ऊपर आपकी वैल्यू जीरो है, और दूसरा है कि जो आपने रजिस्टर दिया है क्या उसके अंदर वैल्यू नॉन जीरो है, और अगर ये वैल्यू CBZ के केस में अगर वैल्यू जीरो है तो आप लेबल के ऊपर जो है वो जंप कर जाएं, और अगर आप CBNZ के ऊपर हैं तो ऑटोमेटिकली आप कंपेयर करें, और अगर वैल्यू नॉन जीरो है तब लेबल के ऊपर जंप कर जाएं। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं। सो बजाय ये कि आप ये दो वैल्यूज दो इंस्ट्रक्शंस सेपरेटली लिखें, आप इसके अगेंस्ट सिंगल एक इंस्ट्रक्शन लिखें CBZ, और यहाँ पे RN कोई भी हो सकता है, R0, अगर ये इसके अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है अगर वो जीरो है तो वो ऑटोमेटिकली लेबल विच इज लूप वो उसके ऊपर जो है वो जंप कर जाएगा। और इसी तरह अगर मुझे नॉट इक्वल टू के लिए करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा CBNZ R0, क्योंकि मैं यहाँ पे R0 को चेक कर रहा हूँ, और अगर ये दोनों ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो मैं जो है लेबल विच इज लूप उसके ऊपर जंप कर जाऊंगा।
इसी तरह हमारे पास दो और इंस्ट्रक्शंस हैं विच इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। इन दोनों का मकसद क्या होता है, सी प्लस के अंदर आपने देखा है कि जब हमने किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के आने के ऊपर अपने लूप को तोड़ना हो, हम वहां पे ब्रेक यूज करते हैं। और अगर हम एक लूप चल रहा है और लूप के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन को बाईपास करना हो, तो उसके लिए हम कंटिन्यू का लफ्ज यूज करते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर ये दोनों लूप चल रहे हो, तो आपको अगर बीच में ब्रेक लगा हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और आपकी वैल्यू जो है वो, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली आउटपुट वैल्यू जो है प्रिंट एफ करने पे आपको मिलेगी जीरो एंड देन वन। और चूंकि टू पे जाके ब्रेक हो जाएगा, तो इसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा और यहाँ पे आपका ये एंड हो जाएगा। जबकि आप कंटिन्यू के केस में आप क्या करते हैं, जीरो आएगा, वन आएगा, लेकिन जैसे ही टू आएगा तो टू के आगे कंटिन्यू लगा हुआ है, तो ये क्योंकि इफ की कंडीशन के ऊपर कंटिन्यू लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये टू को स्किप करेगा और उससे अगले वाले पे जाएगा और वो आ जाएगा थ्री, देन फोर, एंड ये आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करते हुए हम यूज करके देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो या उसकी लेंथ कितनी है, हम उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि जैसे ही हमारे पास ये करेक्टर या नल करेक्टर सा जो हमारे पास आएगा, वो हमें आइडेंटिफाई करेगा कि जो हमारी स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि जब आपकी स्ट्रिंग खत्म होती है तो उसके बाद एंड के ऊपर ये करेक्टर यहाँ पे मौजूद होता है। तो जैसे ही हम ये करेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, हम वहाँ पे अपना जो है वो लूप ब्रेक कर देंगे और जो हमारे पास लेंथ होगी स्ट्रिंग की, वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। तो इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें यूजिंग सी जो है असेंबली लैंग्वेज, तो आप यही चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक R1 के अंदर एड्रेस मौजूद है, हमारी जो स्ट्रिंग है जो हमने सेव करवाई हुई है अपने डाटा सेक्शन में, उसकी एड्रेस पे से हम एक करेक्टर लेके आते हैं और उस करेक्टर को जो है हम जो है कंपेयर करके देखते हैं यूजिंग सी बी एन जेड। और जब हम सी बी एन जेड के थ्रू हम इसको कंपेयर करके देखेंगे, तो अगर तो ये वैल्यू जीरो है, सॉरी अगर तो ये वैल्यू नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग और अपनी लेंथ दोनों को जो है वो जो यहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल्स थे, उन दोनों को हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। इंक्रीमेंट क्यों किया है, एक तो हमें बता रहा है कि टोटल लेंथ कितनी है, और ये स्ट्रिंग को हम इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अगले करेक्टर की तरफ जा सकें, क्योंकि अब हमारे पास जो करेक्टर है वो है एक, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। हमें वन बाय वन जो है अपने करेक्टर को इंक्रीमेंट करना है। तो जब हम एक जो है एक हमारे पास लेंथ आती जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी है, नंबर दो हमारे पास आता जाएगा, हम नेक्स्ट करेक्टर की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे ताकि हमें पता लगे कि कितने जो करेक्टर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और कब हमारे पास नल करेक्टर आ जाता है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे जीरो आएगा, जब तक हमारे पास नॉन जीरो है, हम नॉट जीरो ये वाला
इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे जीरो आ जाता है और ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स कर जाती है, तो ऑटोमेटिकली हम ब्रांच कर देंगे एंड लूप के ऊपर, और हमारे पास एक एंड पे एक फिगर अवेलेबल हो जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये वही सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो हमारे पास सी में ये फंक्शन जो है वो वर्किंग परफॉर्म करेगा। ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज आईटी, या जिसको हम कहते हैं इफ देन इंस्ट्रक्शन। इफ देन इंस्ट्रक्शन हमें ये बताती है, आई स्टैंड फॉर करती है कि यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं। हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन के केस में हमारे पता लगा कि जी हमने एक स्टेटमेंट को चेक कर लिया, फ्लैग्स को इफेक्ट कर लिया। अब जितने हम यहाँ पे यूज करते जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे आप देखते हैं आई टी टी, जितने नंबर ऑफ टीज अवेलेबल होंगे दैट मीन्स के ट्रू कंडीशन में उतनी स्टेटमेंट्स हमारे पास रन करेंगी। जो हमारे पास करंटली जिस हम M3 को यूज कर रहे हैं, M3 एंड 4, यहाँ पे आप जो है वो 3 से 4 जो है 4 मैक्सिमम जो है वो ट्रू कंडीशन जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग आई इफ देन इंस्ट्रक्शन। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे 3 जो है वो ट्रू स्टेटमेंट्स को रन करना है, तो मुझे अगर लिखना पड़ेगा सबसे पहले आई, और अगर 3 मेरी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, दैट मीन्स कि अगर मुझे ट्रू के केस में मुझे 3 काम करने हैं। R1 के अंदर मुझे करना है R1+1, R2 इज इक्वल टू R1+R2, और R3 इज इक्वल टू R2+R1। तो अगर मुझे ट्रू के केस में मुझे तीनों एग्जीक्यूट करने हैं, तो मुझे आई के आगे लिखना पड़ेगा आई टी टी टी, क्योंकि मेरे ट्रू के केस में ये 3 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रन करेंगी। और अगर मैं चाहता हूं कि जैसे अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आई टी टी, सो दैट मीन्स कि अगर तो मैंने कंपैरिजन जो किया वो इक्वलेंट के केस में कंपेयर किया, और कंपेयर की जो कंडीशन हमने चेक की वो इक्वल है, इक्वल के केस में ये 2 कंडीशंस को ट्रू के केस में एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह आपने कंपैरिजन किया और आई टी टी ई लिखा हुआ है, सो दैट मीन कि आपने नॉट इक्वल की कंडीशन को चेक किया है, और आपकी नॉट इक्वल कंडीशन में क्योंकि 2 टी हैं, तो ट्रू के केस में पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन रन करेगी। लेकिन ये जो तीसरी कंडीशन लिखी हुई है ये कब रन करेगी, अगर इसके आप कंडीशन कोड देखें, ये एन ई ये एन ई ये एन ई। सो नॉट इक्वल के केस में पहले 2 NE रन कर सकते हैं, दोनों ये स्टेटमेंट्स रन करेंगी। क्योंकि यहाँ पे 2 T लगे हुए हैं, इसलिए 2 कंडीशंस भी रन करेंगी। तीसरी कंडीशन जो है वो आपका, चूंकि ITT के आगे E लिखा हुआ है, E इज फॉर एल्स। सो आप ट्रू के केस में जिसना है इफ ट्रू, तो आपको ट्रू के केस में कंडीशंस को रन कर सकते हैं, एल्स के केस में आप तब भी कंडीशंस को रन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ITTE, तो ITTE के केस में 2 ट्रू की कंडीशन है, ये दोनों ट्रू की कंडीशन आपकी रन करेंगी अगर आपके ये नॉट इक्वल टू जो है वो ट्रू हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स के केस में आपके पास ये वाली कंडीशन जो है ये रन करेगी। इसी तरह आप नीचे देखेंगे ITT इक्वल, इसके केस में अगर आपकी कंडीशन इक्वल के ऊपर जो है वो एक्टिव हो जाती है, तो आपकी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो जो है वो परफॉर्म करेंगी। इसी तरह ITT के केस में अगर AL मौजूद है, तो आपका ये दोनों कंडीशन जो है वो रन करेंगी, और जो है आपकी जो है जो है तीसरी जो है वो ऑटोमेटिकली थर्ड कंडीशन आपका अगला काम परफॉर्म करेगी। और ये क्यों करेगी, क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन कोड मौजूद है, इस ऐड के ऊपर जो है कोई कंडीशन कोड मौजूद नहीं है। तो ये वाली 3 इंस्ट्रक्शन जो हैं वो तो आपके IT ब्लॉक के अंदर आती हैं, दैट मीन्स के इफ देन इंस्ट्रक्शन के ब्लॉक में आती हैं। ये जो लास्ट ऐड इंस्ट्रक्शन है ये आपके IT के ब्लॉक में नहीं आती, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक कंपैरिजन किया गया है R0 और R1 का। उसके बाद ITTE
सो दैट मीन्स कि आपकी अगर कंडीशन ट्रू है और कंपैरिजन के केस में आपका R0 और R1 दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपकी तीन जो इक्वेशंस हैं नॉट इक्वल की वो रन करेंगी। विच इज एक, दो और ये तीन, ये तीनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी रन करेंगी इक्वल के केस में, सॉरी नॉट इक्वल के केस में। और नॉट इक्वल का ऑपोजिट जो है वो इक्वल होता है, तो दैट मीन्स आपका आईटीटी के आगे ई लगा हुआ है, तो एल्स के केस में आपकी ये दो जो है वो कंडीशंस रन करेंगी। एल्स के लिए एक ही एल्स काफी होता है, लेकिन उसके आगे आपकी वो कंडीशन मेंशन्ड है, तो वो कंडीशन को ऑटोमेटिकली इसकी ऑपोजिट कंडीशन जो है वो एल्स डायरेक्टली पकड़ लेता है। और एल्स के अंदर जितनी मर्जी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो है आपने जो जितने टीज मेंशन्ड किए हुए हैं आईटी के अंदर, तो जितने टी होंगे उतनी ही आपकी जो है वो ट्रू की कंडीशंस को वो एग्जीक्यूट करेगा। इससे अगली आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एलडीआर और ये भी एलडीआर लिखा हुआ है, तो ये दोनों एलडीआर जो हैं ये आईटी इंस्ट्रक्शन ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। इसकी दूसरी चीज वजह ये भी आप देख सकते हैं कि इसके आगे आपको कंडीशन कोड भी नजर नहीं आ रहा, और ये कंडीशन कोड जो आपके यूज हो रहे हैं एन ई और ई क्यू, ये दोनों ऑपोजिट हैं, इसलिए आपका एल्स का ब्लॉक जो है ट्रू और एल्स का ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, जबकि ये वाली जो दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके ट्रू एल्स के ब्लॉक से बाहर हैं, इसलिए आप इनको इसका पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इफ देन इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास कंडीशन कोड हमारे पास मौजूद होता है, और हम इसके अंदर जो है वो अपनी जो है वो वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं कि हम कितनी ट्रू जो है वो यूज कर रहे हैं, या कितने उसके बाद ट्रू के बाद हम क्या एल्स यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने तीसरी चीज जो देखी थी वो ये थी कि हमारे पास जो है ब्रांच हमारे पास चार किस्म की है। एक सिंपल ब्रांच है जो हम अनकंडीशनल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और ये बी जो है ये ब्रांच हम कंडीशनल भी यूज कर सकते हैं, अनकंडीशनल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम खाली बी यूज करेंगे तो वो अनकंडीशनल हो जाएगी, और अगर इसके आगे हम कोई कंडीशन कोड लगा देंगे तो वो कंडीशनल बन जाएगी। इसी तरह हम बी एल और बी एल एक्स और बी एक्स इनको भी हम कंडीशनल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये अगर हमने कंडीशनल के तौर पे यूज करना है तो इसके आगे हमें कंडीशन कोड लगाना पड़ेगा, और अगर हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो हम बी और बी एल और बी एल एक्स एंड बी एक्स को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। और इन चारों में फर्क क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया था, बी सिर्फ लेबल के ऊपर डायरेक्टली जंप करेगा, जो बी एल लेबल है ये लेबल पे जंप तो करेगा लेकिन जाने से पहले लिंक रजिस्टर के अंदर अपना जिस ब्लॉक से मूव करके जा रहा है उसकी, या जिस जहां से इसने ब्रांच किया है ब्रांच की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करवा के जाएगा R14 के अंदर। इसी तरह BXM जो है ये जंप करके जाएगा उस एड्रेस पे जो कि आपने रजिस्टर में सेव करवाया हुआ है, और BLX जो है वो RM रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस है उस पर जंप करवा के तो जाएगा, लेकिन जाने से पहले जहाँ पे आपका पहले प्रोग्राम काउंटर था उसको R14 में सेव करवा के जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे था, जिस पोजीशन पे आपने ब्रांच की है उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। सो ये है आज का आपका लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज।